Hello and welcome student. Myself Puravandaria and this is our second lecture of the chapter 1 of standard 12, that is electric charge and electric field. Let's get started. Let's start with the revision. Electric charge is the intrinsic property of the substance. As the substance may have smell, may have color, may have mass, and very similar to that, the system can also have electric charge. As the mass is an intrinsic property and it can produce gravitational force, which is attractive in nature. Very similar to that, electric charge also can produce force. But if the system is made up of like charges, then they will repel. And if the system is made up of unlike charges, then they will attract. So basically, there can be two types of electric charge. In that case, we consider normally that the charges can be classified in two ways. The one is positive and another is negative. Normally, we consider proton as positive charge and electron as negative charge. Also, the charge can transfer from one body to the another body if it is provided any contacts. Now, we already have studied the gold leaf electroscope, through which we can detect whether the system is इलेक्ट्रिफाइड और नॉट, मतलब कि सिस्टम के पास कुछ चार्ज है या नहीं, वो हम डेफिनेटली उससे डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, हाउ टू इलेक्ट्रीफाई द सिस्टम. इस कंसेप्ट में हमने दो मेथड जो है वो ऑलरेडी स्टडी की हुई है. पहली थी रबिंग मेथड. रबिंग जिसमें ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते थे एंड इन दैट केस सिल्क विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ऑल्सो बाय ट्रांसफरिंग or providing a contact. For example, अगर प्लास्टिक रॉड हम लेते हैं which is negatively charged और उसको मैं एक छोटे से मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में लाता हूं, तो थोड़ी देर के बाद मेटल स्फीयर will also become negatively charged. अब ये चार्ज कहां से आया? तो वो आता है प्लास्टिक रॉड में से. तो प्लास्टिक रॉड से ग्लास ये मेटल तक चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ on providing the contact. Also, we have studied certain properties of conductor and insulator. Conductor, which readily allows the passage of charges, मतलब कि वो चार्ज को बहुत easily pass होने देता है अपने में से, जबकि इंसुलेटर जो है वो अपने में से चार्ज को इतना easily pass नहीं होने देता. It provides a large amount of resistance and that is why electrons cannot move through it and charge जो है वो उसमें से pass नहीं हो सकता इतना easily, and that is why they are called an insulator. We also have studied the concept of earthing and what is the use of the earthing. तो earthing जो है वो क्या होता है? बेसिकली एक बड़ी सी मेटल प्लेट को हम जमीन के अंदर डालेंगे, उसमें से थिक वायर या स्ट्रिप्स के थ्रू, मेटल स्ट्रिप्स के थ्रू हम कनेक्शन जो है वो निकालेंगे और वो कनेक्शन हम हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन और अप्लायंसेस के साथ देते हैं, सो दैट कभी भी किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ऐसे केस में एक्सेस करंट विल गो टू द ग्राउंड और हम जो है वो बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग या तो फिर आग लगना ऐसी कोई भी कंडीशन से बच जाए. तो ये था हमने लास्ट लेक्चर में जितना भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसकी बात. अब हम आगे बढ़ते हैं. आज के हमारे जो कंसेप्ट है वो है बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अब हम यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो स्टडी करने जा रहे हैं. जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमें किसी भी सिस्टम को चार्ज करना है, हमें किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई करना है, तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, जिसमें से दो मेथड हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी. वन वाज रबिंग द टू सिस्टम. रबिंग द टू सिस्टम में जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से, तो सिल्क विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. तो ऐसे केस में हमारे पास रबिंग वाज अ मेथड. दूसरा था प्रोवाइडिंग अ कांटेक्ट. एक मेटल स्फीयर के साथ हमने प्लास्टिक रॉड कनेक्ट किया, प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज था, थोड़ी देर के बाद मेटल स्फीयर भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो ये था प्रोवाइडिंग द कांटेक्ट. यहाँ पर हम तीसरी मेथड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम किसी भी तरह का कांटेक्ट चार्ज सिस्टम के साथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर भी हम सिस्टम को चार्ज करेंगे. कैसे करेंगे आइए देखते हैं. तो पहले हम ये डायग्राम के साथ बात करते हैं. हमारे पास यहाँ पर दो स्फीयर्स है, ए एंड बी.
अब ये जो स्फीयर ए है वो बी के साथ कांटेक्ट में है, तो स्फीयर ए एंड बी जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बट दे आर प्लेस्ड ओवर द इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब क्या होगा कि उनको हमने ऐसे स्टैंड पर रखा हुआ है जिसमें से चार्ज जो है वो कहीं पर आ जा नहीं सकता है। हाँ, सिस्टम ए और बी मतलब जो भी हमारे दो स्फीयर्स है उनके बीच में चार्ज का एक्सचेंज हो सकता है, बट कोई तीसरी सिस्टम में से चार्ज जो है वो ए और बी में नहीं जा सकता है, बिकॉज दे आर प्लेस्ड ओवर द इंसुलेटेड स्टैंड। अब यहाँ पर हम एक चार्ज सिस्टम जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड या तो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को हम स्फीयर ए के किसी एक सरफेस की तरफ हम उसको रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ग्लास रॉड है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हमने उसको स्फीयर ए के करीब रखा हुआ है। ऐसे केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, नॉट द होल, रिमेंबर दैट, नॉट द होल इलेक्ट्रॉन्स, बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ ए। तो ए जो है उसकी एक सरफेस के तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होकर आने लगेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, मान लो बी से आ रहे हैं, ए की किसी और सरफेस से, मान लो कि ए की इस सरफेस से आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ गए। तो ऐसे केस में फाइनली क्या होगा, तो फाइनली ये जो सरफेस है बी की, जो ये सरफेस है, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एंड ए की जो ये सरफेस है इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ऐसा क्यों हुआ कि बी की दूसरी तरफ की जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई? द रीजन इज कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो कि स्फीयर ए में चले गए, तो ऐसे केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए थे बट अब नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन चले गए उतने पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट जो है वो हमें फील होती है, एंड दैट इज वाई हमें बी की इस तरफ की सरफेस जो है उसमें हमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील होगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स आर attracted towards the rod. This leaves an excess of positive charge on the rear surface of the sphere B. Both kind of charge are bound to the metal sphere and cannot escape. ये चार्ज स्फीयर जो ये चार्ज जो है वो कहीं पर भी, ये जितने भी चार्ज है, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चार्ज सरफेस के बाहर नहीं निकल सकता है, सरफेस पर फिल होगा, सरफेस के बाहर निकल के जा नहीं सकता है। मतलब जैसे ग्लास रॉड रखा है, यहाँ पर मेटल स्फीयर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन दौड़ के ग्लास में चले गए, ऐसा हार्डली पॉसिबल होता है। मतलब कि नॉर्मल केस में अगर चीज की बात करें हम कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज और द ग्लास रॉड इज नॉट वेरी ह्यूज, तो ऐसे केस में डेफिनेटली यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकाल पाए, और इस वजह से सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है वो उसी के पास रहेगा, कहीं और जा नहीं सकता है, आ भी नहीं सकता है, बिकॉज दे आर प्लेस्ड ओवर द इंसुलेटेड स्टैंड। They reside on the surface only. The left sphere of A has an excess negative charge, तो वो negative surface बनेगी, and right surface has the excess positive charge, तो वो positive surface बनेगी। थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे तो अब A जो है उसके पास और नेगेटिव चार्ज आना बंद हो जाते हैं, and similar will happen to the B also in terms of positive charge। तो ऐसे केस में होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम नाउ, मतलब अब और नेगेटिव या पॉजिटिव सेपरेशन जो है वो नहीं होने वाला है। जब ये इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ए और बी को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये डायग्राम में कि हमने ए और बी जो है उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। तो जब हम ऐसे थोड़ा सेपरेट कर देते हैं तो क्या होता है कि अब ए जो है उसका नेगेटिव चार्ज और बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में अब वापस से मिल नहीं सकते हैं। ओके, और वही उसी का हम फायदा उठाते हैं और अब हम ग्लास रॉड को भी हटा लेते हैं। जैसे ही हमने ग्लास रॉड को हटा लिया, अब क्या होता है कि negative charge of A will be attracted towards positive charge of B and similar will happen to the B also, and now the charge distribution will change। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले इस तरह से था, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले इस तरह से था, अब वो एक दूसरे के तरफ आ गया। पहले वो एक दूसरे से अवे था और अब
वो एक दूसरे के फेसिंग कर रहे हैं। और अगर हम इन दोनों को वेरी ह्यूज डिस्टेंस पर ले जाते हैं ताकि एक दूसरे की इफेक्ट हो ही नहीं, बराबर, एक दूसरे की इफेक्ट हो ही नहीं, ऐसे केस में जब when we separate them quite apart, in that case the charge over the surface will be distributed uniformly over them. तो जैसे ए के पास हम देखें तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बी के पास पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से हमने विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉन्टेक्ट ऑफ ग्लास रॉड विद द स्फीयर ए एंड बी, हमने स्फीयर ए और बी दोनों को इलेक्ट्रीफाई किया। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। Let us go for the example of the textbook, NCERT textbook, that is example 1. How can you change a metal sphere positively without touching it? हमें एक स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, बट हमें किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट प्रोवाइड नहीं करना है, मतलब कि हमें इस चार्ज को किसी पॉजिटिवली चार्ज सरफेस से कनेक्ट नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि हमने इस स्फीयर के एकदम से नजदीक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड या नेगेटिवली चार्ज रॉड को हमने सिस्टम को हमने इस स्फीयर के करीब रखा है। ऐसे केस में स्फीयर के सरफेस के एक तरफ के इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे और जब ये दूसरी तरफ चले जाएंगे तो दूसरी तरफ की जो सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज बनेगी और जिस तरफ नेगेटिव रॉड रखा है उस तरफ की जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगी। तो इस तरह से स्फीयर के अंदर ही चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर ओनली। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं और अर्थिंग प्रोवाइड करने पर, ग्राउंडिंग को प्रोवाइड करने पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे which are repelling which were repelled by this negatively charged rod, उनको अब और दूर जाने का रास्ता मिलता है because they are repelled, तो और दूर जाएंगे, तो दूर जाने का रास्ता हम देते हैं, उनको हम अर्थिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और इस वजह से जो भी नेगेटिव चार्ज थे वो चले गए ग्राउंड में। जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे दूसरी तरफ, दूसरी सरफेस के जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज थे they will go to the ground। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले तो अर्थिंग को हटा लेते हैं। आप देख सकते हो ये जो हमारा अर्थिंग था वो हमने अब हटा लिया है। दैट मीन्स कि अब नेगेटिव चार्ज वापस नहीं आ पाएगा और उसी का फायदा उठाते हुए हम इस नेगेटिव रॉड को भी हटा लेते हैं। तो अब स्फीयर के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा और वही पॉजिटिव चार्ज मेटल स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाया। बट वन मोर थिंग, अगर हमें ऐसा बोला जाए कि हमें स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो यही मेथड जो है वो काम में आएगी। इंस्टेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज रॉड हम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड का यूज करेंगे ताकि सिस्टम जो है उसमें एग्जैक्टली अपोजिट केस हो और जब हम अर्थिंग करेंगे तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में से निकल के स्फीयर में आ जाएंगे, स्फीयर के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उस हिसाब से स्फीयर विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो यही प्रोसेस जो है वो हमें करनी है, बट ये मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करिए, क्या होता है आप हमें कमेंट में बताइए कि किस तरह से होगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Some basic properties of the electric charge, that is our main topic। तो अब हम कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें आज स्टडी करनी है दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी सिंपल कंसेप्ट और जैसे कि हमारे पास मास सिस्टम वगैरह होती है उसका हम एडिशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सिंपल सा एडिशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। बट एक जो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वो ये है कि हमें उनका नेचर जो है वो चेंज नहीं करना है, उसके जो भी नेचर है इंक्लूडिंग दैट नेचर हमें उसको ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड अगर हमें उसका टोटल चार्ज फाइंड करना है देन हाउ मच इट विल बी, द टोटल चार्ज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द टू दैट इज Q1 प्लस Q2। तो हम सीधा चार्ज को ऐड करेंगे जैसे मास को हम ऐड करते हैं, तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास को हम ऐड करते हैं वैसे चार्ज को भी हम ऐड करेंगे और चार्ज को ऐड करके Q1 प्लस Q2 हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है जैसे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, Q2, Q3 एंड Qn अप टू Qn
n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो हमारा टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बिकम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Qn। इसी चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी समेशन है इट इज वेरी सिमिलर टू द मास, क्योंकि चार्ज जो है वो भी मास के जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका सिंपल सा एडिशन होता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं कि किस तरह से ये एडिशन जो है वो होता है चार्ज का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया कि भाई चार्ज जो है उसको हम उनके नेचर के साथ कंसिडर करेंगे, तो हम पहले 5 चार्जेस जो है एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे कि 1 प्लस 1 चार्ज प्लस 2 यूनिट माइनस 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट एंड माइनस 5 यूनिट। दिस आर दी सम आर्बिट्री चार्ज, और हम इनको ऐड करते हैं। तो ऑन एडिंग दिस चार्ज टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस माइनस 5। तो व्हेन वी ऐड देम वी डू नॉट हैव टू चेंज देयर नेचर, जो भी नेचर है इंक्लूडिंग देयर नेचर वी हैव टू ऐड देम। मतलब कि आप माइनस को हटा नहीं सकते, आपको माइनस भी कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन ऑफ मास एंड एडिशन ऑफ चार्ज, और उस हिसाब से फाइनल आंसर हमें मिलता है -1 यूनिट। तो जो भी हमारा यूनिट है, माइक्रो कूलम है, कूलम है, जो भी है, उसी यूनिट में हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो बता देता हूँ। प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इसके कंसेप्ट जो है वो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, हमारी जो आगे के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं मैनी अ टाइम। सो दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन बॉडी are charged by rubbing, there is a transfer of electron from one body to the another body. बट जब ऐसा होता है, जब मैं इसको रब करता हूँ, जैसे कि ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रब किया, तो ऐसे केस में मैं देखता हूँ कि भाई ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क के पास नेगेटिवली चार्ज जनरेट हुआ। तो ये जनरेट कैसे होता है? ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन जो है वो ये बताता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। कंजर्व रहना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट मीन्स चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और अगर हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते चार्ज को, तो फिर ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आया कैसे? When we rub two bodies, what one body gains in a charge, the other body will lose it. तो कैसे ये हुआ समझते हैं। ग्लास और सिल्क को जब हम रब करते हैं तो ग्लास की सरफेस के काफी इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास आ जाते हैं, और इस वजह से ग्लास ने जितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उतने ही इलेक्ट्रॉन को सिल्क ने गेन किया। तो जितना लॉस ग्लास का हुआ उतना ही गेन सिल्क का हुआ। तो किसी एक का गेन दूसरे का लॉस होता है। तो दिस इज द कंसेप्ट। बट यहाँ पर टोटल चार्ज की अगर हम बात करें, नेट चार्ज, अगर मैं इन दोनों को वापस से कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज विल बी जीरो अगेन, न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा। तो पहले कैसा था, न्यूट्रल था, अभी भी कैसा है, न्यूट्रल है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? रबिंग के टाइम पे जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं, एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, बट चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जितना चार्ज है वो एक ही बॉडी में से दूसरी बॉडी में जा रहा है, दैट्स इट। सो विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो भी हमारी आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कौन सी है, ग्लास एंड सिल्क, ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनती है। ओके, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज एन आइसोलेटेड मीन्स? आइसोलेटेड मतलब के अलग, किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग है, किसी भी सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह की अलग की हुई सिस्टम में हम चाहे कोई भी प्रोसेस कंसिडर करें, कोई भी कंडीशन हो, तभी भी चार्ज जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो within an isolated system consists of many charged bodies due to interaction among the bodies. जैसे यहाँ पर rubbing is an interaction between the two bodies. बहुत सारे bodies हो सकते हैं, but उसमें चार्ज में get redistributed, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, but it is found
that the total charge of the system always conserved. बराबर, total charge of this isolated system is always conserved. Always conserved का मतलब हमेशा constant रहेगा. तो isolated system में total charge हमेशा conserve रहता है, constant रहता है. तो conservation of charge has been established experimentally. ये हमें experiment से मिला. तो ये कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि जब चार्ज कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब होता है कि चार्जेस neither can be created nor can be destroyed. It is impossible in isolated system, of course. तो जैसे कि कोई भी प्रोसेस हो, इसमें ये कंसेप्ट जो है वो ये हमेशा वेरीफाइड होता है. यहाँ पर एक और कंसेप्ट है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने देखा है कि भाई न्यूट्रॉन जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. तो न्यूट्रॉन इनिशियली वाज चार्जलेस, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है. और जब वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इट हैपेंस इन मैनी ऑफ द एलिमेंट्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट में ऐसा होता है, बट देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विद इन विच इट हैपेंस. और ऐसा क्यों होता है वो आगे के चैप्टर्स में स्टडी करने वाला है. पार्ट 2 में हमारे पास इसका एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है. बट फिलहाल हम इसी कंसेप्ट के ऊपर स्टिक टू दिस कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट पर हम बने रहेंगे. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, जब वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो सिर्फ प्रोटॉन क्रिएट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होता है. एंड दैट इज हाउ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज अगेन जीरो रहेगा. तो पहले भी चार्ज जीरो था, बाद में भी नेट चार्ज जीरो है. तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, पार्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं, बराबर है, बट किस तरह से क्रिएट होंगे, सो दैट द नेट चार्ज विल नॉट बी अफेक्टेड. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. The proton and electron thus created have equal and opposite charges, and total charge is always zero before and after the creation. Hence, the charges are conserved. So this was the another property of conservation law of charge. Exercise का 5th नंबर भी इसी टाइप का है, उसमें हम conservation of charge जो है वो concept यूज करते हैं. Conservation of charge का जो concept है कि यहाँ पर जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं, ग्लास रॉड is rubbed with the silk cloth, charge appears on both of them. Similar phenomena दूसरे पेयर्स में भी मिलती है, जैसे प्लास्टिक और कैटफर को जब हम रब करते हैं तो उसमें भी चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमें समझाना है कि भाई क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फुलफिल हो रहा है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. या तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ पर भी चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वापस से पढ़ लेते हैं. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो एक सिस्टम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, दूसरा सिस्टम उतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. वापस से बोल रहा हूँ, एक सिस्टम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरा सिस्टम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. तो एक का लॉस दूसरे का गेन होता है. और ऐसे केस में नेट चार्ज कहीं पर क्रिएट हो रहा है? नहीं. नेट चार्ज कहीं पर डिस्ट्रॉय हो रहा है? नहीं. टोटल चार्ज कितना रह रहा है? पहले भी जीरो था और अब टोटल मिला के इसका चार्ज प्लस क्यू, इसका चार्ज माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो. तो पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम मतलब ग्लास एंड सिल्क will be considered as a whole system. They are whole as a system we have, and that is why पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो ही है. मतलब कि इस केस में चार्ज जो है वो कंजर्व हो रहा है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.